हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इकनसेप्ट। आज हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। इसमें हम इसके रूल्स डिस्कस करेंगे और इसके मेजर कंपोनेंट्स होंगे, जिसमें हमारे पास मेजर बेसिस पे हमारे पास अकाउंट्स होंगे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो उनके बारे में हम तफसीलन बात करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन विद अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। द बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। किसी भी कंट्री की दूसरी दुनिया के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, वो एक मंथ भी हो सकता है, 3 माह भी हो सकते हैं, साल भी हो सकता है, तो उसको हम उसका जो सा रिकॉर्ड होगा उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे। लेट मी स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। फ़र्ज़ करें आपकी जो सी अर्निंग है, एक माह की जो सी अर्निंग है वो 100 रुपीज़ है और आपकी जो सी स्पेंडिंग्स हैं वो 110 रुपीज़ हैं। मतलब आपकी स्पेंडिंग्स आपकी अर्निंग से 10 रुपये ज़्यादा हैं, तो महीने के आखिर में आप 10 रुपये में डेफिसिट में जाएंगे और उनको पूरा करने के लिए लाजिम बात है आपको किसी से पैसे पकड़ना पड़ेंगे, उधार लेना पड़ेगा या किसी भी और रिसोर्स को यूज़ करना पड़ेगा। ऑन द वेरी अदर हैंड, अगर आपकी अर्निंग 100 रुपीज़ है और आपकी जो स्पेंडिंग्स हैं वो 90 रुपीज़ हैं, तो इसका मतलब है महीने के एंड पे आपके पास 10 रुपये बच जाएंगे, आपके अकाउंट में होंगे, वो आपकी सेविंग के तौर पे शो हो रहे होंगे। सेम इसी तरह किसी भी कंट्री की अर्निंग्स होती हैं और उसकी स्पेंडिंग्स होती हैं, उनके दरमियान बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को मेंटेन रखना नहायत ज़रूरी होता है, ताकि उसकी इकॉनमी होती है जो सी किसी भी कंट्री की वो सही तरीके से डेवलप हो। अगर किसी भी कंट्री की अर्निंग्स ज़्यादा हो जाएंगी उसकी स्पेंडिंग से, ठीक है, तो इसका मतलब वो सरप्लस में है, उसके पैसे बच रहे हैं। अगर उसकी स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाएंगी उसकी अर्निंग से, सो दिस डज मीन कि वो डेफिसिट में जा रहा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें बताता है क्या है, ये हमें यही बताता है कि डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस किसी भी कंट्री की उसमें इंक्लूडेड होती हैं। ऑल इंटरनेशनल लेवल पे तमाम जो सी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं, और वो ट्रांजैक्शन जो सी बहुत प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स की तरफ से की जाती हैं। मतलब इसमें थ्रू आउट द कंट्री जितने भी सेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं। किसी भी कंट्री की जब किसी दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड होती है तो 3 तरह हो सकती है। उसमें या तो हमारे पास विजिबल आइटम्स होंगे जिसमें हमारे पास फिज़िकल गुड्स हो सकती हैं, उनकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगी। लाज़मी बात है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होंगे तो उनके नतीजे में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो होंगे। इनविजिबल आइटम्स हो सकती हैं। सर्विसेज हुज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स आर नॉट विजिबल, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, मेडिकल है या फ्रीलांस सर्विसेज हैं, ये इसमें आ जाएंगी। कैपिटल ट्रांसफ़र्स आ जाएंगी जो से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ़र्ज़ करें कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के अंदर करता है या उसको लोन देता है, तो ये कैपिटल ट्रांसफ़र्स में आ जाएगा। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हमारे जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो किसी कंट्री के सरप्लस और डेफिसिट के बारे में हमें बताएगा कि कंट्री कितना सरप्लस में है या डेफिसिट में है फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। शॉर्ट टर्म में ये उसका फाइनेंशियल स्टेटस हमें बताएगा। ट्रेंड बताता है ये किसी भी इकोनॉमिक इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में या एक्सचेंज रेट के बारे में। किसी भी कंट्री की जो सी मॉनेटरी अथॉरिटी होती है वो उसका बैंक होती है, सेंट्रल बैंक होती है, तो उसकी पॉलिसी के अंदर शिफ्ट के बारे में ये हमें बता सकते हैं। इनको हम तफसीलन आगे बात भी करेंगे इनके बारे में। सो ओवरऑल बैलेंस और पेमेंट हमें बताता क्या है, ये हमें किसी भी कंट्री की जो सी इकॉनमी होती है उसकी स्ट्रेंथ या वीकनेस के बारे में बताता है कि वो स्ट्रेंथन इकॉनमी है उनकी या उनकी इकॉनमी जो सी है वो वीक है। नौ हमारे पास 2 रूल हैं इसमें। हमारे पास एक्चुअली 2 तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं, एक हमारे पास क्रेडिट है, दूसरी हमारे पास डेबिट है। इफ़ अ ट्रांजैक्शन एज फॉरेन करेंसी फॉर द नेशन इट इज़ अ क्रेडिट, अगर किसी दूसरे कंट्री से पैसा हमारे मुल्क में आ रहा है तो ये क्रेडिट होगा। एक्सपोर्ट, अगर हम डोमेस्टिक गुड्स को बाहर मुल्क में बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बाहर का जो सा पैसा है वो हमारे मुल्क के अंदर आएगा। फॉरेन स्पेंडिंग इन द डोमेस्टिक इकॉनमी, अगर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री के अंदर आया तो वो भी क्रेडिट आइटम में आएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर इफ़ अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व स्पेंडिंग ऑफ फॉरेन करेंसी इट इज़ अ डेबिट, अगर हमारा पैसा किसी दूसरे कंट्री के अंदर जा रहा है तो ये डेबिट आइटम्स होंगी। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट्स, अगर हम बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं तो उसके नतीजे में हमारा जो सा पैसा होगा मुल्क का वो बाहर जाएगा। डोमेस्टिक स्पेंडिंग्स अब्रॉड, अगर हमारे मुल्क के लोग बाहरले मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये डेबिट आइटम होगी। तो इसमें हमारे पास 2 आइटम्स हैं, 2 रूल्स हैं। हमारे पास एक और टर्म होती है जिसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। ट्रेड ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड
आल ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंस इसमें ये होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आल ट्रांजैक्शन को इन्वॉल्व करता है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट सिर्फ ट्रेड में डील करता है और ये वो आइटम्स लेता है जो सी विजिबल आइटम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल विजिबल आइटम्स की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, नेट अर्निंग इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्चुअली बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू नेट अर्निंग ऑन एक्सपोर्ट माइनस नेट पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स। मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो फ़र्क होगा वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। ये भी सरप्लस हो सकता है या डेफिसिट में जा सकता है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी तो सरप्लस में जाएगा, अगर इंपोर्ट ज़्यादा होंगी तो डेफिसिट में चला जाएगा। ऑन द अदर हैंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स विजिबल आइटम्स को इंक्लूड करता है, इनविजिबल ट्रांजैक्शन को भी इंक्लूड करता है, प्लस कैपिटल ट्रांसफ़र को भी इंक्लूड करता है, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ विजिबल को इंक्लूड करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो फार्मूला है उसमें करंट अकाउंट प्लस फाइनेंशियल अकाउंट और प्लस हमारे पास कैपिटल अकाउंट आता है। ये हमारे पास 3 अकाउंट होते हैं मेन। प्लस इनमें एरर्स एंड ओमिशंस आती हैं, अगर कोई चीज़ें प्लस माइनस में चल रही हों तो उनको उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर लेके आया जा सके। सो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, इनके हम तफसीलन इनकी बात करेंगे अब। करंट अकाउंट फर्स्ट हमारे पास आता है, इसमें इट रिप्रेजेंट द सम ऑफ नेट एक्सपोर्ट, फैक्टर इनकम एंड कैश ट्रांसफर्स। इन तीनों के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। देन हमारे पास आता है फाइनेंशियल अकाउंट, मेजर्स द नेट चेंज इन ओनरशिप ऑफ नेशनल एसेट। देन हमारे पास आता है कैपिटल अकाउंट, मेजर्स नॉन प्रोड्यूस्ड एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स एज वेल एज कैपिटल ट्रांसफर्स। देन हमारे पास बैलेंसिंग आइटम्स आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है कैलकुलेटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारे पास 3 मेजर अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ये हमारे पास करंट अकाउंट का फार्मूला है। अगर हम पिछली स्लाइड पे दोबारा वापस जाएं तो हमारे पास आ रहा है रिप्रेजेंट द सम ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स। एक्चुअली ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरमियान जो फ़र्क है ये उसको बता रहा है। एक्स फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सपोर्ट है और एम हमारे पास इंपोर्ट है। तो ये इसको अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहें तो वो भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आ सकता है लेकिन सिर्फ विजिबल आइटम्स के लिए। लेकिन ये जो सा फार्मूला है ये हमें बता रहा है विजिबल आइटम्स भी और इनविजिबल आइटम्स भी, ये हमें दोनों को बता रहा है, उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस बता रहा है। देन हमारे पास आता है NY नेट ट्रांसफ़र, या फैक्टर इनकम इसको हम कहते हैं। देन हमारे पास आता है कैश ट्रांसफ़र। अगर हम फैक्टर इनकम की बात करें तो इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। मैं एक चीज़ की बात करूँगा कि जिस तरह किसी भी कंट्री के लोग बाहरले कंट्री में गए होते हैं और अगर वो वहाँ से पैसा कमा के आप वापस हमारे कंट्री में भेजते हैं जिसको हम रेमिटेंसेस कहते हैं, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। इस तरह काफ़ी ट्रांसफ़र्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट की सूरत में ट्रांसफ़र्स होती हैं, वो इसके अंदर आ जाती हैं। देन हमारे पास आता है NCT। इसमें ये होता है नेट कैश ट्रांसफ़र्स में हमारे पास वो चीज़ें आ जाती हैं जब हमारा कंट्री किसी दूसरे कंट्री को पैसे तो दे रहा है लेकिन बदले में कुछ नहीं लेगा। ये पैसे वो रकम होती है या वो ट्रांसफ़र कैपिटल ट्रांसफ़र होते हैं जो से किसी को भी एड के तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। देन हमारे पास करंट अकाउंट के बाद हमारे पास आता है फाइनेंशियल अकाउंट। इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट में हमारे पास आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लॉन्गर टर्म पे होती हैं जब हम किसी भी दूसरे कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री की तरफ से इस तरह की इन्वेस्टमेंट आती है, अगर हमारे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर वो इन्वेस्टमेंट आती है, फॉर एग्जांपल वो कोई कंपनी बना देते हैं, एक मतलब लॉन्गर बेसिस पे जो सी एक इन्वेस्टमेंट आती है उसको हम FDI कहेंगे। देन हमारे पास आती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें हमारे पास एनी इन्वेस्टमेंट आती है जो से भी किसी दूसरे कंट्री से हमारे मुल्क के अंदर शेयर्स एंड बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आएगा। देन हमारे पास अदर इन्वेस्टमेंट आएगा जिसमें बैंक से एक दूसरे को लोन देते हैं, ये अदर इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। रिज़र्व अकाउंट फ्लोज होते हैं, किसी भी मुल्क का एक सेंट्रल बैंक लाजमी होता है जिससे एक रिज़र्व मेंटेन किए होते हैं डॉलर्स में या पाउंड्स के अंदर, तो ये रिज़र्व अकाउंट फ्लोज आते हैं, जो भी सेंट्रल बैंक करता है वो इसके अंदर आ जाते हैं। देन हमारे पास आता है कैपिटल अकाउंट। इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है नॉन प्रोड्यूस्ड एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। देन हमारे पास आता है कैपिटल ट्रांसफर्स। नॉन प्रोड्यूस्ड एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में हमारे पास इस तरह की चीज़ें आती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री के पास ड्रिलिंग राइट्स हैं, हो सकता है कि वहाँ से वो प्रोडक्शन ना ले रहा हो लेकिन उसके राइट्स तो हैं, कोई और कंट्री वहाँ पे ड्रिलिंग नहीं कर सकता। या अगर किसी कंट्री के पेटेंट्स हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो सी प्रोडक्टिव तो नहीं होती लेकिन वो किसी भी कंट्री का एसेट होती हैं, वो इसके अंदर आती हैं।
कैपिटल ट्रांसफ़र्स, ये इस तरह के कैपिटल ट्रांसफ़र्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी कंट्री की जो सी कुछ पॉपुलेशन है या कुछ नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं वो किसी दूसरे कंट्री के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं अपने फाइनेंस को भी साथ लेके जाके। अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो वो भी किसी भी कंट्री के एसेट होते हैं। अगर वो अपने साथ कैपिटल भी लेके जा रहे हैं तो वो भी कंपनी का किसी भी कंट्री के एसेट होता है। तो इस केस में हम इसको कैपिटल ट्रांसफ़र्स, इस कैटेगरी में इस तरह के कैपिटल ट्रांसफ़र्स आते हैं। नाउ वी हैव अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अब हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास 3 तरह के अकाउंट होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। अब हमारे पास करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट ऑफ गुड और सर्विसेज आ रहा है, इसमें नेट कैश ट्रांसफ़र्स वगैरह नहीं मेंशन किया हुआ। इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल। एक्सपोर्ट हमारे पास पॉजिटिव में है, इंपोर्ट्स नेगेटिव में है। सर्विसेज की बात आए तो एक्सपोर्ट पॉजिटिव में है, इंपोर्ट्स नेगेटिव में है। इनका जब हम सम लेंगे तो हमारे पास 70,000 आएगा। ये डेफिसिट में जा रहा है। इसका मतलब है कि करंट अकाउंट बैलेंस है कंट्री का। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये 1 माह के लिए है, तो उस माह के लिए जनवरी के माह के लिए है, तो जनवरी के माह के लिए करंट अकाउंट बैलेंस है जो सा कंट्री का वो डेफिसिट में है। अगर कैपिटल अकाउंट की बात करें, नेट कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो सा 45 आ रहा है, ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो दिस डज मीन कि ये हमारे पास सरप्लस में जा रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर मेजर टर्म ले लेते हैं, FDI ले लेते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, के बाहर कंट्री से इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री के अंदर आई तो वो पॉजिटिव में है। फाइनेंशियल अकाउंट, नेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, एसेट फंडिंग है, एरर्स एंड ओमिशंस हैं, इसमें हमारे पास पॉजिटिव आइटम्स हैं, नेगेटिव आइटम्स हैं। इनका जब हम सम लेंगे तो हमारे पास 60,000 आ जाएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंट भी जो सा हमारे पास आ रहा है, ये भी हमारे पास सरप्लस में आ रहा है। तो हमारे पास 2 आइटम सरप्लस में, एक हमारे पास डेफिसिट में है, और इन तीनों को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास जो सा बैलेंस ऑफ पेमेंट आ रहा है ओवरऑल वो पॉजिटिव में आ रहा है। तो दिस डज मीन कि हमारी जो सी कंट्री की इकॉनमी है वो सरप्लस में जा रही है। नौ, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। अगर तो किसी भी कंट्री की स्पेंडिंग्स उसकी अर्निंग के बराबर होंगी तो ये तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। द कंट्री सेड टू बी इन BOP इक्विलिब्रियम व्हेन द वैल्यू ऑफ टोटल रिसीप्ट इज इक्वल टू टोटल पेमेंट्स, इट मीन्स द नेट वैल्यू इज़ 0। लेकिन अगर कंट्री डेफिसिट में चला जाएगा या सरप्लस में चला जाएगा, अगर उसकी स्पेंडिंग्स बढ़ जाएगी उसकी अर्निंग से या कम हो जाएंगी, तो दैट केस में वो डिसइक्विलिब्रियम में चला जाएगा। अगर तो सरप्लस में चला जाएगा ये तो एक प्लस बात है, लेकिन अगर डेफिसिट में चला जाता है तो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। अगेन वेरी सिंपल कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट है। सरप्लस में तब होगा जब क्रेडिट विल बी ग्रेटर देन डेबिट, और अगर डेबिट क्रेडिट से ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में होगा। नाउ वी हैव अ वेरी सिंपल एग्जांपल। हमारे पास एक्सपोर्ट का डेटा है और हमारे पास इंपोर्ट्स का डेटा है। 2022-2021 फिस्कल ईयर की बात की गई है, फर्स्ट क्वार्टर दिया गया है। अगर हम बात करें जुलाई की, अगस्त की, सितंबर की, ये 2020 से 2021 का ईयर है और ये 2021 से 2022 का लिया गया है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो सा आ रहा है ये एक्सपोर्ट हमारे पास 2340 है, यहाँ पे 5601 है, मतलब इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट कम है। इससे ज़्यादा 2001 है। अगर हम उसकी 2020 से 2021 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3674 है। मतलब ट्रेंड ये बता रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट की जो भी जिसकी भी ये बात हो रही है, ट्रेड वैल्यूज़ की बात हो रही है, एक्सपोर्ट कम है और हमारे पास जो सी इंपोर्ट्स हैं ज़्यादा हैं। और ये हमारे पास उसका डेफिसिट शो हो रहा है कि इतना डेफिसिट माइनस में जा रहा है, ये इतना जा रहा है। ये 20-21 साल के लिए 2020 से 2021 का जो सा फिस्कल ईयर है ये उसके लिए है, ये 2021 से 2022 के लिए है। फर्स्ट क्वार्टर लिया गया इसमें, सब हमारे पास क्या जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। सो दिस डज मीन के कंट्री है जो सा उसका डेफिसिट में जा रहा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हुआ होगा उसका। ओके, सो हेयर वी हैव काजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, कि किस रीजंस की वजह से डिसइक्विलिब्रियम आता है। फिस्कल पॉलिसीज़ वो होती हैं जो किसी भी कंट्री की होती हैं टैक्स जनरेट करने के बारे में और कंट्री की स्पेंडिंग्स के बारे में। तो किसी भी कंट्री की जो सी फिस्कल पॉलिसीज़ होती हैं, जो उसका फिस्कल बिल आता है हर साल आता है, वो बहुत डिपेंड करता है, वो बहुत मुतासर करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को। शॉर्ट फॉल इन द एक्सपोर्ट, अगर आपकी एक्सपोर्ट है वो कम हो जाती हैं, लाजमी बात है, एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है किसी भी कंट्री का,
पैसा कमाने के लिए, बाहर से पैसा अपने मुल्क के अंदर लाने के लिए। तो अगर एक्सपोर्ट कम हो जाती हैं तो ये भी लाजमी बात है, उसको हैम्पर करेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी तरीक़े से अगर मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाती है, ये भी उसको मुतासर करेगा। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो सोसाइटी की जितनी कंजप्शन होगी प्रोडक्ट्स की वो बढ़ जाएगी। तो लाजमी बात है, अगर आपके डोमेस्टिक मार्केट मीट नहीं कर रही तो आप उसको इम्पोर्ट्स करेंगे। तो अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इन दैट केस भी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आपका डिस्टर्ब होगा। कंजप्शन ओरिएंटेड सोसाइटी, अगर आपकी सोसाइटी जो सी कंजप्शन ओरिएंटेड है, दैन भी बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब होगा। लाजमी बात है, आपके डोमेस्टिक मार्केट शायद आपकी ज़रूरत मीट ना कर सके तो आपको बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करना पड़े। इन्फ्लेशन, अगर महंगाई हो जाती है, महंगाई का ये इफ़ेक्ट पड़ता है, जब महंगाई हो जाती है चीज़ें महंगी हो जाती हैं किसी भी कंट्री के अंदर, और उन महंगी चीज़ों की वजह से प्रोडक्ट्स होती हैं। अगर एक कंट्री मैन्युफैक्चरिंग है, उसका रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, उसकी क्या हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग भी एक्सपेंसिव हो जाएगी, उस कीमत भी बढ़ जाएगी। तो वही चीज़ें जब एक्सपोर्ट जानी है तो उनके रेट भी बढ़ जाएंगे, तो एक्सपोर्ट के आर्डर आपके कम हो सकते हैं। इसमें भी ये चीज़ें आ जाती हैं। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स जो भी होती हैं, इसकी वजह से आपका जो सा बैलेंस ऑफ पेमेंट है डिसइक्विलिब्रियम में जा सकता है। नाउ वी हैव सम मेजर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए। फर्स्ट वी हैव मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी सेंट्रल बैंक की होती है। एक कंट्री के एक ना एक सेंट्रल बैंक लाजमी होता है जो सा कैश फ्लो कर रहा होता है दूसरे कंट्रीज़ को, और वो इंटरेस्ट रेट को डिटरमिन कर रहा होता है। इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा मुतासर करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को और इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है किसी भी बैंक की। अगर बैंक अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख के या इन्फ्लेशन को देख के अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को सेट कर रहा होता है। फिजिकल पॉलिसीज़ ये किसी भी कंट्री की होती है, इसको फिजिकल बिल भी हम कह सकते हैं, जो सा साल के स्टार्ट में आता है। तो फिजिकल पॉलिसीज़ जो कंपनी होती है किसी भी कंट्री की होती है, टैक्स जो से लगाए जाते हैं या जो से स्पेंडिंग्स की जाती है, जो से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाते हैं, उसकी वजह से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिस्टर्ब हो सकता है, और इसमें एक चेंज ला के इसको करेक्ट किया जा सकता है। एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन, अगर आपकी जो सा रुपया है या आपकी जो भी कीमत है आपके, अगर वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है, देन भी बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो आपको जो सा अपनी करेंसी होती है उसको डी वैल्यू नहीं होने देना होता, उसको स्टेबल रखना होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए। डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन महंगाई है तो ये उसका हमारे पास उल्टा आता है डिफ्लेशन, मतलब महंगाई ना हो। इसको महंगाई को, अगर महंगाई भी है या जो भी चीज़ों की प्राइसेस हैं उनको हमें स्टेबल रखा जाए, तो ये भी हमारा जो डिसइक्विलिब्रियम होगा उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए मददगार हो सकता है। तो ये जो सी हमारे पास कुछ चीज़ें थी, ये हमारे पास आती हैं मॉनेटरी मेजर्स, जिसमें हमारे पास डायरेक्ट कैपिटल इन्वॉल्व होता है। नाउ वी हैव सम नॉन मॉनेटरी मेजर्स एज वेल। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट पर प्रमोशंस, हम कुछ ऐसी एक्सपोर्ट होती हैं जिनको हम प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर हमको उनके टैक्सेस जो से होते हैं वो कम कर दें, तो उनकी एक्सपोर्ट की जो सी वो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन पर टैक्सेस कम कर दें, तो शायद उनकी एक्सपोर्ट बढ़ जाए, जिसकी वजह से दूसरे कंट्री से जो सी इन्वेस्टमेंट है या पैसा है वो हमारे मुल्क के अंदर है। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट्स, आप इम्पोर्ट्स को रोक सकते हैं, और उसकी कुछ इम्पोर्ट्स इस तरह की होती हैं जब अगर आप उनको रोक दें तो आपकी जो सी डोमेस्टिक नीड होती है, तो आपकी जो सी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होती हैं, तो आपकी जो सी पब्लिक होती है वो उन चीज़ों को परचेज़ करना स्टार्ट कर देती है। तो ये ऐसी इम्पोर्ट्स होती हैं जो सी, फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंट्री है वो खुद भी कारें, गाड़ियाँ या ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर कर रहा है और बाहर से भी इम्पोर्ट कर रहा है, तो ऑटोमोबाइल की ज़रूरत तो अपने कंट्री की पूरी कर रहा है, लेकिन शायद वो जो सी बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं वो नहायत एक्सपेंसिव हैं या उसको आप मॉडर्न कह सकते हैं। तो अगर उनके पे वो पाबंदी लगा देता तो उनकी जो सी अपनी गाड़ियाँ होगी, उनकी जो सी वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। तो कंट्री अपने मुल्क की अपनी जो सी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है उनको यूज़ कर सकता है और उससे पैसा भी कमा सकता है। इंपोर्ट कंट्रोल, इंपोर्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें कोटाज आ जाते हैं, टैरिफ्स आ जाते हैं। कोटाज ये होता है कि आप अगर कोई चीज़ें इंपोर्ट्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने गाड़ियों की बात की है, तो गाड़ियों को आप स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर इंपोर्ट करेंगे, उससे ज़्यादा इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। टैरिफ्स कुछ टैक्सेस होते हैं जो से आप इंपोर्ट्स पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गाड़ियों की ही हम बात कर रहे हैं, तो गाड़ियाँ आप बाहर से कंट्री से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनके ऊपर टैक्सेस लगा सकते हैं, ताकि आप उनसे भी, जो सी गवर्नमेंट है वो भी उनसे कैपिटल है वो जनरेट करे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।